का शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 वो आज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। हम यहाँ उन आधारभूत अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, उन संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे, उन परिपाटियों के बारे में पढ़ेंगे जो लेखांकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उन सभी सूचनाओं के बारे में जानेंगे जो लेखांकन के लिए आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। सामान्यतः मान्य और लेखांकन सिद्धांतों की बात आज हम यहाँ करने वाले हैं। लेखांकन के अभिलेखों में समानुरूपता, एकरूपता लाने के लिए कुछ सिद्धांतों व नियमों का विकास किया गया। यानी हमने पहले भी पढ़ा था कि लेखांकन में एकरूपता होना आवश्यक है ताकि दो संस्थाएं आपस में दो लेखांकन व्यवहार तैयार करें, उनकी तुलना की जा सके। तो इस तुलना, इस सूचना में एकरूपता लाने के लिए हमने अभिलेखों से हमारा मतलब है कि जो भी हमने व्यवहार तैयार किए उनमें समानुरूपता और एकरूपता लाने के लिए कुछ सिद्धांत नियमों का विकास किया गया। यानी हमने कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे नियम तैयार किए जो लेखांकन में एकरूपता लाने का काम कर रहे थे, जिन्हें पैसे से जुड़े सभी लेखाकारों की सामान्य स्वीकृति प्राप्त। यानी जो नियम हमने तैयार किए उन नियमों में सबसे पहले हमने जितने भी पेशेवर व्यक्ति थे जो लेखांकन के कार्य से जुड़े हुए थे उनकी स्वीकृति हमने ली। इन नियमों को विभिन्न नाम, कुछ लोगों ने इन्हें सिद्धांत कहा, कुछ लोगों ने इन्हें संकल्पना, कुछ लोगों ने परिपाटी, कुछ लोगों ने अवधारणा और कुछ लोगों ने इन्हें परिकल्पना और संशोधक सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। सभी व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकता अनुसार इनके अलग अलग नाम रखे, अलग अलग नामों से इन्हें जाना गया। कुछ लोगों ने इन्हें सिद्धांत कहा, कुछ लोगों ने इन्हें संकल्पना, कुछ लोगों ने परिपाटी या अवधारणा, कुछ लोगों ने परिकल्पना या संशोधक सिद्धांत के नाम से इनको पुकारा। सामान्यतः मान्य सिद्धांत GAAP से तात्पर्य वित्तीय विवरणों के लेखन व निर्माण प्रस्तुतिकरण में एकरूपता लाने के उद्देश्य से प्रयुक्त उन नियमों, निर्देशक क्रियाओं से हैं जिनका प्रयोग व्यावसायिक लेन देनों के अभिलेखन व प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। सामान्य मान्य सिद्धांत जर्नल अवेयरनेस प्रिंसिपल्स से तात्पर्य वित्तीय विवरणों के लेखन व निर्माण प्रस्तुतिकरण। यानी जितने भी हम वित्तीय विवरण तैयार करते हैं, याद होगा पहला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ एक अभ्यास प्रश्न था कि ये लेखाकार का वित्तीय विवरण क्या है, अंतिम प्रमाण क्या है। तो वहाँ हमने पढ़ा था व्यापार एवं लाभ हानि खाता और चिट्ठा, ये तीन हमारे वित्तीय विवरण होते हैं। उन वित्तीय विवरणों के निर्माण जो हम करें उसमें एकरूपता और समानुरूपता लाने के उद्देश्य से उन सभी नियमों निर्देशों का प्रयोग जो लेन देनों अभिलेखन प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। यानी कोई भी ऐसे नियम, कोई भी ऐसे कानून या हमारे निर्देश जिनका प्रयोग हम समानुरूपता और एकरूपता लाने के लिए करते हैं उन्हें हम सामान्य सिद्धांतों का नाम देते हैं। सामान्य मान्य लेखांकन सिद्धांत GAAP का विकास एक लंबी अवधि में पूर्ण अनुभव प्रयोग, इसको G जर्नल, A अवेयरनेस, लेखांकन अकाउंटिंग और सिद्धांत प्रिंसिपल GAAP का विकास एक लंबी अवधि में पूर्व अनुभवों, प्रयोगों, परंपराओं, व्यक्तियों, पेशेवर निकायों के विवरण सरकारी एजेंसी द्वारा नियमन के आधार पर हुआ। यानी हमने जो GAAP का विकास है वो एक लंबी अवधि तक जो हमारे पेशेवर व्यक्ति थे उनके अनुभव, उन्होंने जो जो प्रयोग किए उन प्रयोग, जो परंपराएं हमारी प्राचीन काल से चली आ रही उन परंपराओं को व्यक्ति और पेशेवर निकायों के जो कोई भी नियम बना रखे थे उनके आधार पर हमने GAAP का विकास किया। ये अधिकांश पेशेवर लेखाकारों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत है। जितने भी आपके पेशेवर लेखाकार हैं, अकाउंटेंट हैं, उन सभी के द्वारा इनको स्वीकृति प्राप्त है। लेकिन ये नियम स्थिर प्रकृति के नहीं है। स्थिर प्रकृति से मतलब है ये स्थिर नहीं है, इनमें कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। यानी ये परिवर्तन किए जा सकने योग्य हैं। ये उपयोगकर्ता वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक वातावरण से प्रभावित होते हैं और निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। यानी जो भी आवश्यकता है लेखाकार अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें बदलाव कर
सकता है। तो ये थे GAP यानी जो हमारी जर्नल सामान्य मान्य लेखांकन के सिद्धांत हैं। इनका विकास एक लंबी अवधि से चला आ रहा है। कई लोगों के परंपराओं के, उनके अनुभवों के, उनके नियमों को आधार मानकर हमने एक विकास किया, लेकिन ये आज भी स्थिर प्रकृति के नहीं हैं, इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। चलिए बात करते हैं। इन्हीं सिद्धांतों को संकल्पना या परिपाटी कहा गया। संकल्पना शब्द, अब हम संकल्पना शब्द का अर्थ पढ़ेंगे। संकल्पना शब्द से तात्पर्य उस आवश्यक परिकल्पना अथवा विचार से है जो लेखांकन अभ्यास के लिए आधारभूत है। यानी ऐसा नियम, ऐसा कानून या ऐसे विचार जो लेखांकन अभ्यास के लिए आवश्यक है, आधारभूत है, उसे हम संकल्पना कहेंगे। और परिपाटी किसे कहेंगे? परिपाटी का मतलब है प्रस्तुतिकरण के निर्देशक परंपराओं का घोतक, यानी जिन लेखांकनों का हम अभिलेखन कर रहे हैं उनको प्रस्तुत करने का तरीका। व्यवहार में समान नियम दिशा निर्देश की व्याख्या कोई लेखक संकल्पना के रूप में करता है तो कोई अभिधारणा के रूप में, कोई परिपाटी के रूप में करता है। इसी कारण विद्यार्थी इससे कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। किसी लेखक ने संकल्पना शब्द का प्रयोग किया, किसी ने परिपाटी, किसी ने अवधारणा तो किसी ने अभिधारणा। ये सभी एक ही बात है, सिद्धांत, संकल्पना। तो इन संकल्पनाओं को, इन सपरिभाषित शब्दों के शब्दार्थ पर जाने के स्थान पर इनके व्यवहारिक उपयोग पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवहार में पाया गया कि सिद्धांत, अभिधारणा, परिपाटी, संशोधक, सिद्धांत, अवधारणा इत्यादि शब्द का प्रयोग अदल बदल कर किया जाता है। इसलिए इस प्रस्तुत अध्याय में इन सभी की व्याख्या आधारभूत संकल्पनाओं के रूप में हमने आगे की है। यानी कई लेखकों ने इनका अलग अलग नाम निकाला। किसी व्यक्ति ने इन्हें सिद्धांत कहा, किसी व्यक्ति ने इनको अभिधारणा, किसी व्यक्ति ने इनको परिपाटी और किसी व्यक्ति ने इसको संशोधक सिद्धांत के नाम से पुकारा। लेकिन विद्यार्थी भ्रमित ना हो, इसलिए इस अध्याय में हम आधारभूत संकल्पना के नाम से इन सभी सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं, जिनके अन्य नाम संकल्पनाएं, परिपाटी, अवधारणा, अभिधारणा, वो संशोधक सिद्धांत, ये सभी इन्हीं के अन्य नाम हैं। लेकिन यहाँ पर हम आधारभूत लेखांकन संकल्पना के नाम से इनका अध्ययन करेंगे। आधारभूत लेखांकन संकल्पनाओं से तात्पर्य उस आधारभूत भाव या मूलभूत अवधारणा से जो वित्तीय लेखांकन के सिद्धांतों व अभ्यास में निहित है। साथ ही यह वह वृहद कार्य संबंधी नियम है जिन्हें लेखांकन पेशे से जुड़े व्यक्तियों ने लेखांकन संबंधी क्रियाओं को करने के लिए विकसित किया। यानी ये वे नियम हैं जो लेखांकन को विकासशील बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, लेखांकन को सरल बनाने के लिए, लेखांकन को समझने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए, समानुरूपता, एकरूपता लाने के लिए जिन नियमों को अलग अलग व्यक्तियों ने प्रकाशित किया है, जिनका विकास किया है, उन्हीं का अध्ययन हम आधारभूत लेखांकन संकल्पनाओं के नाम से करने वाले। कौन कौन सी संकल्पनाएं? व्यवहारिक इकाई संकल्पना, द्विपक्षीयता, रूढ़िवादिता, मुद्रा मापन, आगम मान्यता, सारता, सतत व्यापार, आगम व्यय मिलान, वस्तुनिष्ठता, लेखांकन अवधि, पूर्ण प्रस्तुतिकरण, लागत व समनुरूपता। ये टोटल 14 लेखांकन संकल्पनाएं हमें दी गई है, जिनका एक एक करके हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए अध्ययन करते हैं आधारभूत लेखांकन संकल्पनाओं का, जिन्हें कुछ व्यक्तियों ने परिपाटी, कुछ व्यक्तियों ने संकल्पनाएं, कुछ व्यक्तियों ने अवधारणा, अभिधारणा और कुछ व्यक्तियों ने संशोधक संकल्पना सिद्धांतों का नाम दिया है। इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए बच्चों, यहाँ से थ्योरेटिकल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक इकाई संकल्पना की। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय का स्वामी पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व है। अर्थात लेखांकन के उद्देश्य से व्यवसाय और उसके स्वामी को दो पृथक अस्तित्व वाली इकाइयां माना जाएगा। यानी व्यापारी और व्यापार दोनों अलग अलग है। व्यापारी जो है वो व्यापार से पृथक अस्तित्व रखता है, क्योंकि व्यापारी ने व्यापार को धन दिया है और उस धन के बदले में वो वहाँ से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है। व्यापारी के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव व्यापार पर जरूर पड़ता है, लेकिन वो वहाँ से लाभ कमाना चाहता है। व्यापारी जो अपने निजी कार्य करता है, उनका प्रभाव व्यापार पर नहीं पड़ता है।
इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो कोई व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो लेखांकन अभी के लेखाओं में इसे व्यापार स्वामी के प्रति देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। जब आप खाते तैयार करेंगे तो व्यापारी द्वारा जो लगाई गई पूंजी कैपिटल है, उस कैपिटल को आप बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि ये माना जाता है कि व्यापार के लिए ये एक देनदारी है जिसका भुगतान व्यवसाय के समापन पर व्यापारी को करना है। व्यापार द्वारा व्यापारी को ये भुगतान करना है। यानी व्यापार और व्यापारी अलग अलग है। व्यापारी ने व्यापार को धन दिया है कि तुम इसे प्रयोग में लें, लेकिन कुछ समय बाद जब आपका व्यापार समाप्त हो जाए तो मुझे मेरा पैसा, मेरी पूंजी वापस दे दे। यहाँ पे अलग अलग है। या ऐसा माना जाता है कि एक पृथक इकाई स्वामी दूसरी पृथक इकाई व्यवसाय के लिए धन दे रहा है। स्वामी एक पृथक इकाई है जिसने दूसरी पृथक इकाई व्यवसाय को प्रयोग में लेने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए धन दिया। इसी प्रकार जब स्वामी व्यवसाय से कुछ धन अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आहरण करता है तो उसे स्वामी की पूंजी में कमी माना जाता है। आहरण, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई राशि आहरण कहलाती है। तो व्यापारी जब व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने आवश्यक काम के लिए जो व्यवसाय से अलग है, उसके लिए कोई धन व्यापार से निकाल लेता है तो हम मानते हैं कि व्यापार की पूंजी में कमी आई है, यानी व्यापार की देनदारी में कमी आई है। यानी व्यापार द्वारा व्यापारी को कुछ पैसा कम दिया जाएगा जो उसने पहले ही निजी रूप से प्रयोग के लिए निकाल लिया। तो ये संकल्पना में कहती है कि व्यापार और व्यापारी दोनों पृथक पृथक है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। व्यापारी ने व्यापार को व्यवसाय चलाने के लिए धन दिया है जिसके बदले में वो लाभ प्राप्त करेगा और व्यवसाय के समापन पर वो अपनी पूंजी वापस पूरी की पूरी ले लेगा। अगली है मुद्रा मापन संकल्पना। मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जो व्यवहार मुद्रा में मापे जा सकते हो, जिन व्यवहारों को मुद्रा में बदला जा सकता है। वित्तीय प्रकृति, आर्थिक प्रकृति के लेन देनों का ही केवल लेखा किया जाता है। ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। ऐसे व्यवहार जो व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन उनका मुद्रा में मापन या जो वित्तीय प्रकृति के नहीं है उनका लेखा पुस्तकों में नहीं होगा। तो ये संकल्पना भी हमें इसी बारे में बताती है। मुद्रा मापन की संकल्पना ये उल्लेख करती है कि किसी संगठन के उन्हीं लेन देन या घटनाओं को जिन्हें मुद्रा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे वस्तु का विक्रय, व्यय का भुगतान, किसी आय की प्राप्ति का ही अभिलेखन लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि मुद्रा मापन संकल्पना में बताती है कि केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में होगा जो किस प्रकृति के हैं, वित्तीय प्रकृति के, आर्थिक प्रकृति के। जो आर्थिक प्रकृति के व्यवहार हैं, लेन देन है, उन्हीं का लेखा केवल पुस्तकों में किया जाएगा। जो आर्थिक प्रकृति के नहीं है उन व्यवहारों का लेखा किया लेन देन या घटनाएं जिनको मुद्रा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जैसे प्रबंधक की नियुक्ति, संगठन के मानव संसाधन की योग्यताएं, शोध विभाग की सृजनशीलता, साधारण जन में संगठन की प्रतिष्ठा आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं व्यापार के लेखांकन अभिलेखों में स्थान प्राप्त नहीं करती। ये जिन एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रबंधक की नियुक्ति, हमने किसी प्रबंधक मैनेजर को हमारे व्यवसाय में नियुक्त किया, ये एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन इसे का मापन मुद्रा में नहीं हो सकता है, तो ये हमारे अभिलेखों में स्थान प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात इन्हें हम पुस्तकों में दर्ज नहीं करेंगे। केवल आर्थिक प्रकृति, वित्तीय प्रकृति ये जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है उन्हीं व्यवहारों का हम लेखा करेंगे। अगली है सतत व्यापार संकल्पना। सतत व्यापार, लगातार हमारा व्यापार चलेगा, दीर्घ अवधि तक हमारा व्यापार चलेगा। सतत, लगातार, यानी हम ये मानकर काम करते हैं कि हमारा व्यापार एक लंबी अवधि तक, दीर्घ अवधि तक चलेगा। हमारा व्यवसाय कुछ समय बाद समाप्त, बंद नहीं हो जाएगा, एक लंबे समय तक चलता रहेगा। इस संकल्पना के अनुसार वैसा माना जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा। यह भी कहा जा सकता है कि इसका परिसमापन पूर्वानुमानित भविष्य में नहीं होगा, यानी हमने जो अनुमान लगाया है उससे भी एक लंबे समय तक हमारा व्यवसाय चलता रहेगा। एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि ये परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में क्रय मूल्य पर दिखाने का आधार प्रदान
करती है, यानी हमारी संपत्तियों को हम तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट में क्रय मूल्य पर दिखाते हैं। ये कौन सी अवधारणा हमें कहती है? सतत व्यापार संकल्पना। ये हमें बताती है कि हमारा व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, इसीलिए हम संपत्तियों को किराए पर लेने की जगह खरीदते हैं ताकि लंबे समय तक हमारा व्यवसाय चले। अगली संकल्पना की ओर चलें, जो महत्वपूर्ण संकल्पना है, लेखांकन अवधि संकल्पना। लेखांकन अवधि संकल्पना समय के उस विस्तार से जिसके अंत में व्यवसायिक संगठन वित्तीय विवरण बनाता है। इन विवरणों द्वारा ही वास्तव में पता चलता है कि इस अवधि विशेष में व्यवसाय ने लाभों का अर्जन किया है या उसे हानियां उठानी पड़ी। व्यवसाय की परिसंपत्तियां, देयताएं आदि की स्थिति व्यवसाय में क्या है, यानी लागत लेखांकन संकल्पना में कहती है, लेखांकन अवधि संकल्पना में कहती है कि लेखांकन अवधि निश्चित की जानी चाहिए। जिस अवधि का निश्चय होगा तभी हम हमारे व्यवसाय के वित्तीय विवरण तैयार कर पाएंगे और वित्तीय विवरणों से ही हमें पता लगेगा कि हमारे व्यवसाय को कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, व्यवसाय की परिसंपत्तियों की स्थिति कैसी है और देयताएं कैसी है। इस प्रकार की सूचनाओं की विभिन्न उपयोगकर्ताओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यकता निरंतर समय पर होती रहती है, क्योंकि कोई भी फर्म अपने वित्त संबंधी परिणामों को जानने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकती। हम 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, जैसे कि मान लीजिए आप 11th क्लास में और आपको कहा जाए कि 11th 12th का जो रिजल्ट है वो एक साथ आपको 12th के बाद दिया जाएगा, तो क्या आप 11th के रिजल्ट का इंतजार 12th के इंतजार के बाद तक कर सकते हैं? नहीं, आपको एक निश्चित समय के बाद आपके रिजल्ट्स के इंतजार की आवश्यकता होती है। आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाए और उन सभी टेस्टों के लिए कहा जाए कि जब 20 टेस्ट हो जाएंगे तो 3 महीने बाद आपको रिजल्ट इन सभी टेस्टों का दिया जाएगा, तो आप तैयार नहीं रहेंगे। आपका विचार होगा कि मेरे फर्स्ट टेस्ट के बाद ही मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ पर भी यही है कि प्रत्येक व्यापारी एक निश्चित समय के बाद जानना चाहता है कि उसे व्यापार में कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है या उसकी व्यवसाय की स्थिति कैसी है। इसका कारण ये किसी सूचना के आधार पर नियमित समय पर विभिन्न निर्णय लेने होते हैं। अगर हम पता लगे कि हमने जो डिसीजन लिया था वो गलत हो गया तो हम हमारे डिसीजन में बदलाव कर सकते हैं और भविष्य के लिए हम नई योजनाएं तैयार कर सकते हैं। इसलिए एक निश्चित अंतराल जो सामान्यतः कितना होता है, 1 वर्ष के बाद वित्तीय ऋणों का निर्माण किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता को समय से सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सके। ये समय अंतराल लेखांकन अवधि कहलाता है, यानी एक निश्चित समय के बाद प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक संस्था अपने वित्तीय परिणामों को जानना चाहता है कि उसे लाभ हुआ है या हानि, या वो व्यवसाय संपत्तियों और दायित्वों की क्या स्थिति है और व्यवसाय की प्रगति क्या है, विकास कैसा है। इन सभी सूचनाओं को जानने के अलावा वो भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करना चाहता है। इसलिए लेखांकन अवधि संकल्पना कहती है कि निश्चित अवधि के बाद उन्हें वित्तीय परिणाम तैयार कर लेने चाहिए और यहाँ बताया भी गया है कि ये स्थिति 1 वर्ष होती है। ये समय अवधि 1 वर्ष है। 1 वर्ष के भीतर आपको वित्तीय विवरण तैयार कर लेने चाहिए। अगली संकल्पना है लागत संकल्पना। लागत संकल्पना की मुख्य विशेषता ये है कि परिसंपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर उनके क्रय मूल्य पर ही अभिलिखित किया जाए, यानी हम जो संपत्तियां खरीदेंगे उन संपत्तियों को जब पुस्तकों में दर्ज करेंगे तो उनके क्रय मूल्य पर ही उनको उस प्रदर्शित किया जाए या बैलेंस शीट और चिट्ठे में दिखाया जाए। इस क्रय मूल्य में हम क्या क्या शामिल करेंगे? संपत्ति का प्राप्ति मूल्य, परिवहन व्यय, स्थापना व्यय वो किए गए व्यय, यानी जब हम संपत्ति का क्रय मूल्य निर्धारित करेंगे तो उसमें जिस मूल्य पे हमने संपत्ति को खरीदा है, परिवहन व्यय यानी उसे गोदाम तक लाने का खर्च, स्थापना व्यय संपत्ति को जो हमने स्थापित किया है और अन्य कोई खर्चे जिस संपत्ति को खरीदने या स्थापना में किए गए उन सभी को शामिल किया जाता है। उस संपत्ति को काम में लाने योग्य बनाने के लिए किए जाते हैं वे सभी खर्चे उस परिसंपत्ति की लागत में जोड़े जाएंगे। और कहा गया है कि लागत लेखांकन संकल्पना में कहती है कि संपत्तियों को बैलेंस शीट तुलन पत्र में उसे मूल्य पर दिखाया जाए जो उसका वास्तविक क्रय मूल्य है। जिस मूल्य पर बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं उसे मूल्य पर हमने उसे कभी खरीदा होता है।
और खरीदे गए मूल्य में क्या क्या शामिल होता है? परिसंपत्ति का प्राप्त मूल्य, परिवहन व्यय, स्थापना व्यय और ऐसे खर्चे जो उसे काम में लाने योग्य बनाए गए हैं। द्विपक्षीय संकल्पना। द्विपक्षीय संकल्पना मूलभूत व आधारभूत सिद्धांत है। ये व्यवसाय लेन देनों को लेखांकन पुस्तकों में अभिलिखित करने का आधार प्रदान करता है। यानी जितने भी व्यवहार, जितने भी लेन देन, जितने भी घटनाओं को हम हमारी पुस्तकों में दर्ज करते हैं, उनको दर्ज करने का आधार है द्विपक्षीय संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन का प्रभाव किन्हीं दो स्थानों पर पड़ता है। प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन दो स्थानों पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी भी लेन देन के अभिलेखन के लिए कितने खाते होते हैं? दो, एक नाम तथा दूसरा जमा। इस संकल्पना के आधारभूत समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण है, परिसंपत्तियां बराबर देयताएं प्लस पूंजी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इस समीकरण के अनुसार व्यवसाय की परिसंपत्तियों को मूल्य सदैव स्वामी व बाहरी लेनदारों की दावेदारी के बराबर होता है। यानी आपकी जो संपत्तियां हैं वो देयताएं और पूंजी। पूंजी कहाँ से आएगी? व्यापारी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन, और देयताएं अन्य बाहरी व्यक्तियों की देनदारियां। इन दोनों के बराबर होती है संपत्तियों का योग। यानी द्विपक्षीय संकल्पना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संकल्पना है और इसी के आधार पर हम समस्त व्यवहारों का लेखा करते हैं। आगम मान्यता संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार किसी भी आगम को लेखा पुस्तकों में तब तक अभिलिखित नहीं करना चाहिए जब तक वो वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हो जाए। आगम मान्यता संकल्पना में कहती है कि आगम को आगम यानी आय को आय तभी माना जाए जब वास्तव में हमें प्राप्त हो जाए। यदि कोई आय हमें वास्तव में प्राप्त नहीं हुई है तो उसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वो वास्तविकता में हमें प्राप्त ना हो जाए। नेक्स्ट संकल्पना है आगम व्यय मिलान संकल्पना। ये जानने की प्रक्रिया में कि एक दिए गए अंतराल समय में व्यवसाय ने लाभ अर्जित किया या हानि उठानी पड़ी, हम उस अंतराल विशेष के आगम में से व्यय को घटाते हैं। यानी आगम माइनस व्यय, आगम में से व्यय को घटाते हैं। आगम मिलान संकल्पना में के लेखांकन के इसी पक्ष पर बल दिया है। इस संकल्पना के अनुसार अवधि विशेष में अर्जित आगम का मिलान उसी अवधि के व्यय से किया जाना चाहिए। अगर हमने 2016 की आगम 1 लाख रुपए है तो हमें 2016 के व्यय से ही उसकी तुलना करनी चाहिए ताकि हमें वास्तविक लाभ हानि का प्राप्त हो सके। अगर हम 2016 के खर्चों को 2017 की आय से तुलना करेंगे तो हमें वास्तविक क्या हमारा परिणाम है, कितना हमने लाभ कमाया, कितना हमारा खर्च हुआ, उसकी जानकारी वास्तविकता में हमें प्राप्त नहीं होगी। तो वास्तविक आय को वास्तविक खर्चों से घटाकर ही हम उस वर्ष की आय व्यय की जानकारी, आगम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण प्रस्तुतिकरण। पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना में कहती है कि हमें हमारे व्यवहारों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। जितने भी हमारे व्यवहार हैं उन्हें, जो भी सूचनाएं हैं उन्हें पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, किसी भी सूचना को छिपाना नहीं चाहिए। वित्तीय ऋणों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का प्रयोग विभिन्न प्रयोगकर्ता, निवेशक, ऋणदाता, माल की पूर्ति करने वाले समूह, अन्य विभिन्न निर्णय के लिए करते हैं। संगठन के निगमित प्रकार में व्यवसाय के स्वामियों का समूह इसका प्रबंध करे समूह से भिन्न होता है। इसलिए विभिन्न वित्त समूहों की सूचनाओं के प्रेषण के रूप में वित्तीय ऋण एकमात्र विकल्प है। कई ऐसे बाहरी व्यक्ति हैं, उपयोगकर्ता 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य उपयोगकर्ता और आंतरिक उपयोगकर्ता। इनके बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। चैप्टर 1 में हमने जाना था बाह्य उपयोगकर्ता वे बाहरी व्यक्ति हैं जिन्हें व्यवसाय की सूचनाओं में इंटरेस्ट है, रुचि है, जो भविष्य के लिए व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं, जिन्होंने भविष्य में व्यवसाय को ऋण देना है। तो वह सभी व्यक्ति भी हमारे व्यवसाय की सूचनाओं में रुचि रखते हैं। साथ ही आंतरिक व्यक्ति यानी प्रबंधक और स्वामी, वो भी भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए इन सूचनाओं में रुचि रखते हैं। और यही एक विकल्प है जहां से भविष्य के लिए योजनाएं तैयार की जा सकती है।
इसलिए ये और भी आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न वित्तीय निर्णयों में सहायक भूमिका निभाने वाले वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, पूर्ण सूचनाओं को प्रस्तुत करे। तो पूर्ण प्रस्तुतिकरण की सूचनाएं कहती है कि भविष्य के लिए योजनाएं बनाना है, निर्णय लेना है, और इन सभी में हमारे वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण होते हैं। तो वित्तीय विवरणों में पूर्ण प्रस्तुतिकरण समस्त सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं समानुरूपता की संकल्पना। किसी भी व्यवसाय द्वारा वित्तीय ऋणों में निहित सूचनाएं व्यवसाय संचालन के प्रयोग परिणाम तक पहुंचने में तभी हो सकती है जब उसका तुलनात्मक अध्ययन संभव हो। यानी ये सूचनाएं जो हों वो ऐसी होनी चाहिए कि आसानी से हम समान व्यवसाय के से हमारे व्यवसाय की तुलना कर सकें, क्योंकि कोई भी उपयोगकर्ता भविष्य के लिए जब योजनाएं बनाता है, निर्णय लेता है, तो वो दो संस्थाओं में तुलना करके ही अपना निर्णय लेता है कि कौन सी संस्था सर्वोत्तम उचित है जिसका चुनाव उसे करना है। और सर्वोत्तम संस्था का चुनाव तभी हो सकता है जब दो संस्था की जो सूचनाएं हैं वो तुलना योग्य हों और वो उनकी सूचनाओं के माध्यम से तुलना कर सकें। ये तुलना विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों से हो सकती है, एक जैसा व्यापार करने वाले विभिन्न व्यवसाय के मध्य भी। इधर दोनों ही प्रकार की तुलनाएं वांछनीय है, चाहे वो अंतर अवधि में हो चाहे अंतर फर्मी है। अंतर अवधि से मतलब है कि एक संस्था अपने दो अलग अलग वर्षों में तुलना करना चाह रही है। मेरी एक संस्था है राम श्याम एंड कंपनी, और मैं राम श्याम एंड कंपनी के 2018 और 2019 के जो आंकड़े हैं उनमें तुलना करना चाहता हूं अंतर अवधि। तथा अंतर फर्मी राम श्याम एंड कंपनी की तुलना मोहन एंड सन से की जा रही है। दोनों एक ही जैसे व्यापार हैं, लेकिन उन दोनों में भी तुलना होनी चाहिए। यानी एक ही संस्था के अलग अलग वर्षों में भी तुलना कर पाना संभव हो तथा एक ही संस्था का दूसरी संस्था से भी तुलना किया जा पाना संभव हो। तभी संभव है जब फर्म द्वारा खातों के लेखांकन में प्रयोग लाई जाने वाली नीतियां, अभ्यास लंबे समय तक समानता व समानुरूपता अपनाई जाए। ये तभी संभव होगा जब लेखाकार द्वारा अपनाई जाने वाली सभी नीतियां, नियम और विचार समान हो और लंबे समय अवधि तक अपनाए जाने चाहिए, इनमें बदलाव नहीं किए जाने चाहिए। जब एक ही संस्था लंबे समय तक एक ही नियम और सिद्धांतों का पालन करते हुए लेखा खाते तैयार करेगी तो इनमें तुलना कर पाना संभव हो पाएगा। रूढ़िवादिता इस संकल्पना के अनुसार समस्त लाभों का लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि अर्जित ना हो जाए। मुझे भविष्य में कोई लाभ प्राप्त होने वाला है, मुझे कहीं से ब्याज प्राप्त होने वाला है, लेकिन मैं उसका लेखा तब तक पुस्तकों में ना करूं जब तक वो ब्याज मुझे वास्तव में प्राप्त ना हो गया, क्योंकि हो सकता है वो ब्याज मुझे भविष्य में प्राप्त ना हो। लेकिन सभी हानियां जिनकी संभावना है, मुझे पता लग रहा है कि भविष्य में मुझे किसी को इस पेमेंट का, इस भुगतान को करना है, तो उसके लिए लेखा पुस्तकों में पर्याप्त प्रावधान कर लेने चाहिए। अगर भविष्य में कोई लाभ होने वाला है तो उसका लेखा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कोई लाभ वास्तव में प्राप्त ना हो जाए। लेकिन हानियां अगर भविष्य में होने वाली है, उसकी संभावना है, तो उसका लेखा पहले से ही कर लेना चाहिए। उसके लिए अपने आप को पहले से तैयार कर लेना चाहिए, ताकि अगर वो हानि भविष्य में हो जाए तो भी हमारे व्यवसाय को एक लंबी हानि या झटके का महसूस ना करना पड़े। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य बाजार मूल्य में से जो कम है उस पर करना चाहिए। स्टार लगा लें। पूछा जा सकता है अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किस पे किया जा सकता है? वास्तविक मूल्य और बाजार मूल्य में से जो कम है। तो संदिग्ध ऋणों के लिए आरंभ में प्रावधान कर लेना चाहिए, देनदारों के लिए छूट के लिए प्रावधान कर लेना चाहिए, अमूर्त संपत्तियां, ख्याति, पेटेंट आदि का अपलेखन करते रहना चाहिए। ये वो सभी हानियां हैं जो भविष्य में संभावित है और हम उसको पहले से ही तैयार कर लेते हैं। यानी रूढ़िवादिता की संकल्पना कहती है कि भविष्य में होने वाले लाभों को आप तब तक अपनी पुस्तकों में ना लिखें जब तक वो वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाए, लेकिन हानियां जिनकी संभावना है उनके लिए आप अपने आप को पहले से तैयार कर लें। सार्थक की संकल्पना, इस संकल्पना के अनुसार लेखांकन करते समय केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे तथ्यों का लेखांकन या प्रस्तुतिकरण जो आय के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है उनको लिए प्रयास करना
व्यर्थ है। सारता की संकल्पना में कहती है कि केवल हमें उन्हीं तथ्यों और तत्वों को हमारी लेखा पुस्तकों में जगह देनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है, जो हमारी आय का निर्धारण करते समय महत्वपूर्ण नहीं है। इन तत्वों और तथ्यों को हमें छोड़ देना चाहिए। हमें व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए जो व्यर्थ तथ्य हैं उन्हें अपनी पुस्तकों में शामिल करने का। हमें केवल उन्हीं तथ्यों और तत्वों पर विचार करना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठता की संकल्पना, इस संकल्पना के अनुसार प्रत्येक लेन देन को वस्तुनिष्ठ प्रकार से अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती है। लेखांकन को लेखाकार व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति के दबाव में आकर हमें सूचनाएं नहीं बदलनी चाहिए। हमें सत्य और प्रमाणकों पर आधारित सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तभी संभव है जब प्रत्येक लेन देन सहायक या प्रमाणक द्वारा सत्यापित किया जा सके। यानी किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर हम सूचनाएं ना बदले, हम सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करें जो सत्य है और प्रमाणकों पर आधारित है। अगर सूचनाएं प्रमाणकों पर आधारित नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, उन सूचनाओं में बदलाव कर देंगे। तो हम इन सभी समस्याओं से बचना चाहिए और हमें सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए जो प्रमाणकों पर आधारित है। हमें किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर सूचनाओं में बदलाव नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ सभी संकल्पनाओं, आधारभूत संकल्पनाओं, परिपाटी और सिद्धांतों के बारे में बताया जो हमारे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत अभी विकासशील है, विकसित नहीं हुए हैं। सभी लेखाकार अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें बदलाव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में बचा हुआ चैप्टर लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे।